चलो भाई रिवीजन करते हैं। इसमें जो है आज हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग ने मैं रिवीजन कर रहा हूँ मैं आज, ठीक है। ये एक कंबाइंड कोर्स वाला रिवीजन है जो है, इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है, सॉलिड नहीं मतलब सोम भी है। सोम का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी है, ठीक है। और इसके बाद मतलब पूरे मैकेनिक्स के जो सोम वाला पार्ट और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पार्ट वो पूरा है, ठीक है। ये हम रिवीजन करेंगे। ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मुझे रिवीजन में जो है ना मतलब आसानी हो जाती है, बस इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखते हैं जो मैकेनिक्स जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको EM भी बोलते हैं। एक है जो हम लोग पढ़ते हैं सोम बोल देता है लोग ने सब बोलते हैं, या फिर मॉस भी बोल देता है मॉस, ठीक है, या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी बोल देता है, या फिर मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। इतने सारे चीज़ बोलते हैं इसको। जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं ना, उसी को अलग अलग नाम से भी देखा जाता है, ठीक है। एक है अब मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड मैकेनिक्स जब मैं रिवीजन करूँगा उसमें आएगा, ठीक है। अभी मैंने उसको नहीं किया है प्रिपेयर। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हालांकि पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसमें जो है ना 2 तरह के फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एक फ्लूइड होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड, एंड एक है मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, नहीं ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डायरेक्टली IF लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग इसको 2 तरह से हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो है स्टैटिक, ठीक है, और एक है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब ऑब्जेक्ट जो रहेगा ना, बॉडी जो रहेगा वो रेस्ट में रहेगा, बॉडी एट स्टेशनरी, ठीक है। और डायनामिक हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। एक तो काइनेमेटिक्स है और एक है काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स का इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन उसमें क्यों हो रहा है मतलब फोर्स के बारे में से हम लोग नहीं देखते, लेकिन काइनेटिक्स में हम लोग फोर्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो मैं अब सबका जो है ना डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं फिर मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या है भैया? तो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ये डील करता है फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन बहुत सारे बॉडी के ऑब्जेक्ट पे। मैकेनिक्स में हमने सारे जो फ्लूइड था वगैरह वगैरह सब मैंने एक ही में कंसीडर करना है। तो मैकेनिक्स जो है ना डील्स विथ
मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वगैरह, डील्स विथ forces and its effect on बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर करते हैं। स्ट्रक्चर पे भी इसके क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, फ्लूइड पे, ठीक है, और मशीन कंपोनेंट भी हम लोग मैकेनिक्स में मशीन कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। मशीन कंपोनेंट, ठीक है, और भी जितने भी हम लोग कंसीडर करें मैकेनिक्स जहाँ जहाँ लगाएं ये सारे आ सकते हैं एट्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद है, अगर हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें, ठीक है, तो ये जो डील करता है फोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी, ठीक है। एक तो बॉडी वो होता है जो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है, एक बॉडी वो जिसको हम लोग रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, ठीक है। हालांकि बॉडी को रिजिड जो है ना मानना, कंसीडर हम लोग नहीं मान सकते, ये एक हाइपोथेटिकल केस है, ठीक है। हर एक बॉडी डिफॉर्म करता है, लेकिन जैसे हार्ड मटेरियल जैसे हो गया आपको डायमंड, ये सब डिफॉर्म नहीं करेगा, बट जनरली इन जनरल जो मटेरियल यूज किया जाता है सारे के सारे डिफॉर्म करते हैं। लेकिन हम लोग जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, दैट इज इट डील्स विद द फोर्सेज एंड इट्स इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी, ठीक है ना, सिर्फ रिजिड बॉडी के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो सॉम में पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हालांकि इसी में पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लोग करेंगे। इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डील्स विथ forces and its effect on a rigid body, ठीक है। अब ये रिजिड बॉडी क्या होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, एक तो स्टैटिक में क्या रहता है ना कि ऑब्जेक्ट जो रहेगा ना इक्विलिब्रियम के साथ डील करते हैं हम लोग। स्टेशनरी रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे डील्स विद equilibrium of stationary rigid body, bodies लिख लेते हैं, rigid bodies deals with equilibrium of stationary rigid bodies under influence of external force, ठीक है। ये इतना याद नहीं रखना है, बस एक बाइफर्गेशन है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। डायनामिक्स में क्या करते हैं हम लोग, डील्स विथ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडीज अंडर मोशन, ठीक है। डायनामिक्स में बॉडी जो है ना मोशन में रहेगा, डील्स विथ effect of forces on rigid bodies under motion, ठीक है।
रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो जब मोशन में रहेगा तब। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखेंगे काइनेमेटिक्स। स्लो कैसे हो गया? काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज, मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स सिर्फ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, इट डील्स विथ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बस, और वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब हम लोग नहीं देखते हैं। डील्स विथ मोशन ऑफ बॉडीज without considering its cause। cause है यहाँ पे, that is force। इसके बाद है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं 9th 7th क्लास में, 10th क्लास में, 9th क्लास में जनरली, इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। वो एक पोर्शन होता है जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, वो सब जो है ना काइनेटिक्स के अंदर आ जाता है। और काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाता है। लेकिन काइनेटिक्स जो है ना, जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, ये सारे के सारे जो उसमें हम लोग फोर्स के साथ डील करते हैं, दैट्स वो सब जो है ना काइनेटिक्स के अंदर आता है। रोटेशनल मोशन ये सब जो है काइनेटिक्स के अंदर आ जाता है। उसमें हम लोगों को टॉर्क वगैरह ये सब जो है ना हम लोगों को डील करना पड़ता है। That's जो फोर्स वाले पोर्शन है ना, जिसमें फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, टॉर्क इन्वॉल्व होते हैं, इट कम्स अंडर काइनेटिक्स। ठीक है, डील्स विथ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, डील्स विथ, यहाँ सब कैपिटल लेटर आएगा, डील्स विथ, कोई बात नहीं, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस deals with effect of forces on the motion of rigid bodies, on the motion of rigid bodies। ठीक है, ये है काइनेटिक्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सॉम की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हमने जो जिस तरह से बाइफरकेट किया हुआ है सेकेंड वाला सॉम में, कि ये जो है ना, ये रिजिड बॉडी में हम लोग क्या करते हैं ना, जो मैकेनिक्स में हम लोग डील करते हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो है ना, जो भी उस पर इफेक्ट आता है उसको हम लोग देखते हैं। बट लेकिन सॉम में हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस इन फोर्स के बारे में हम लोग इसमें डील करेंगे। डील्स इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स develops within the body to deformation of body under external to deformation of body under external forces। ठीक है, मैकेनिक्स में क्या था ना, रिजिड बॉडी था तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन जो सॉम में जो हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में हम लोग डील करते हैं, तो इसमें
जो बॉडी है जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म कर जाएगा, तो डिफॉर्म के अगेंस्ट जो है ना एक इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जो है ना एक्ट होगा, उसी के बारे में हम लोग 100 में पढ़ते हैं, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह सब, उसी सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज रिजिड बॉडी, और जो वो है फ्लूइड मैकेनिक्स, वो अलग अलग टॉपिक है, वो अलग हम लोग देखेंगे उसमें। और ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कोई टीचर वूचर नहीं हूँ, हाँ ठीक है, बस मैं देख रहा था कि रिवीजन हो नहीं पा रहा है, तो मैं इसी फंडे को मैं यूज कर रहा हूँ बस, ठीक है, इसके अलावा और कोई ये नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैं वो ये भी मैं जितेंद्र सर का मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसी को मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे रिकॉर्ड रहेगा मेरे ख्याल से, तो ठीक है। रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है, देखिए जैसे ये बॉडी है, जैसे एक पॉइंट ये है ए और ये एक पॉइंट है बी, और कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं और ये डी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन रिजिड बॉडी उस ऐसे बॉडी को बोलते हैं कि जैसे इस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा लेते हैं हम, जैसे कंप्रेसिव भी लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, अगर इसके इस दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो अगर चेंज नहीं करेगा, देन इट इज कंसीडर्ड एज रिजिड बॉडी, ठीक है। तो अगर हम लोग रिजिड बॉडी का ये लिखें, ए बॉडी इज सेड टू बी rigid if distance between 2 points on body will not change under action of external force, ठीक है, ठीक है। मतलब इसका मतलब है इसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो ये पॉसिबल रिजिड बॉडी नहीं होगा फिर, ठीक है। इसका मतलब देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन द बॉडी subjected to external force, not change subjected to external force, ओके, ठीक है। और देखें ये जो है ना क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल बातें हैं, ठीक है, तो ये इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल आइडियलाइजेशन और हाइपोथेटिकल बॉडी, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल आइडियलाइजेशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा बॉडी नहीं है जो इस पर फोर्स लगे डिफॉर्म ना करे, ठीक है, मतलब ऐसा प्रैक्टिकली जो है ना पॉसिबल नहीं है। सो और ये भी एक या जस्ट एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेटिकल बॉडी है, ठीक है। और बट इन रियलिटी bodies deform under action of या फिर when subjected to external force, ठीक है। ये रियलिटी में सारे के सारे बॉडी जो है डिफॉर्म करेंगे जब फोर्स उसके ऊपर लगेगा तो, ठीक है। तो ये डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बात करते हैं, लेकिन जब सॉम पढ़ते हैं ना तो सॉम में जो है ना हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में
बात करते हैं, लेकिन मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं, शायद मैं मिस कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये सब फंडा हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं। ठीक है, बस एक बार लेकिन मैं देख लेता हूँ। स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है? स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसको डिफाइन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, मैं फिजिकल क्वांटिटी को पी क्यू से लिखता हूँ। ठीक है, मैं पी क्यू से लिख रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मास, डिस्टेंस, टाइम में भी हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते हैं, एंड इट इज वन इज टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, विच इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखें एग्जाम्पल। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं इसमें कि इट शुड फॉलो द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। ठीक है, उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट फॉलोइंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। उसको जब ऐड करते हैं ना, तो जो किसी भी जंक्शन पे मिलेगा ना, तो हम लोग उसको वेक्टोरिकली ऐड नहीं करते, डायरेक्टली मान लें कि कभी जैसे ये करंट है I इक्वल टू ये है हमारे पास में 2 एम्पियर और इधर से आ रही 3 एम्पियर, तो यहाँ पे आने के बाद जो है ना, मान लें कि यहाँ पे जो आएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर करंट इधर फ्लो करेगा। तो ये जो है ना, हम लोग इसको वेक्टोरिकली ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ट्रायंगल ऑफ को फॉलो नहीं करते। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, फिर भी ऐसा नहीं होता है, वेक्टर नहीं है। ठीक है, बट वो सब इतना हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट वेक्टर में हम लोग बस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम लोग देखते हैं। ये हालांकि ये इंटरमीडिएट में बताया जाता है कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी भी। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए सारी चीज़ें, देन इट इज वेक्टर। अदरवाइज ये स्केलर हो जाएगा। और एक और क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी, ये थर्ड लेवल का क्वांटिटी है। वो जो है ना, मतलब सॉन्ग पढ़ेंगे तो सॉन्ग में देखें हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, उसमें हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में सबसे पहली बात तो फोर्स ले लें आप। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये सब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। ओके, तो इसके बाद हम लोग अगर देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखिए ये वेक्टर को जो ना बस एक एरो से डिनोट करते हैं, एरो से। ठीक है, ये ए वेक्टर ए पढ़ते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इसमें जो ये एरो जो है ना, एरो ये डायरेक्शन बताता है, एंड जो लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो इज, ठीक है, ये इस लाइन की तरफ है इसका डायरेक्शन। ठीक है, इस लाइन के लॉन्ग लेंथ ऑफ एरो इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखें ये जो है ना, हम लोग इस वाले वेक्टर को इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो है ना हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। देखें, तो ये जो है ना दिस इज फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड एक्सिस बोल सकते हैं या लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी ए वेक्टर है, इट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस या फिर फिक्स्ड एक्सिस। सो ये थीटा इज एंगल विथ
हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें कि दो वेक्टर इक्वल कैसे होते हैं, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर इक्वल तब होगा जब दोनों के टू वेक्टर्स आर equal if magnitude and direction are same। दोनों सेम होने चाहिए। जैसे एक वेक्टर है हमारे पास में ये, लेट अस से दिस वेक्टर इज ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास में, देखें दोनों वेक्टर का एरो का जो लेंथ है ना इट इज सेम है, और ये बी वेक्टर है, यहाँ पे ये जो लाल वाला मैंने ड्रॉ किया है दिस इज वेक्टर बी। दोनों का डायरेक्शन देखें आप सेम है, एक ही तरफ है डायरेक्शन, देन बोथ वेक्टर आर कॉल्ड ए एंड बी आर इक्वल। लेकिन अगर कोई दूसरा वेक्टर है जो इस तरह से है तो ये इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो सकता है बट इट हैज डायरेक्शन डिफरेंट है तो इसके डायरेक्शन अलग है। तो ये सी वेक्टर जो है ना इट इज नॉट इक्वल, यहाँ पर ए और बी इक्वल है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी बट इट इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी, सी के बराबर नहीं है क्योंकि इसमें जो है ना इसके डायरेक्शन अलग है। हो सकता है मैग्नीट्यूड अगर सेम भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, या फिर सिर्फ डायरेक्शन अगर सेम हो जाए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो इक्विवेलेंट वेक्टर कहा सकता है, इक्वल वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए, देन वेक्टर इज कॉल्ड। लेकिन जो टू ये एक बात है कि इक्वल वेक्टर ये मे नॉट, देखिए मैं गिल सर के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल वेक्टर मे नॉट प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। ठीक है, दो इक्वल वेक्टर जरूरी नहीं है कि सेम इफेक्ट ही प्रोड्यूस करें। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये एक बॉडी है, देखिए अगर ये एक वेक्टर है 10 न्यूटन का, ये पर गया, ठीक है, और एक वेक्टर यहाँ पे लग रहा है ये भी 10 न्यूटन का। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है लेकिन दोनों जो है ना अलग अलग जगह पे लग रहा है। देखें आप ये जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर भैया, ये वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये जब हम लगाएंगे ये फोर्स इस पे लगाएंगे तो ये जो है ना इसको जो है ना घसीट करके ले जाएगा, स्लाइड करेगा ये ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा रोलर है समझ लें आप, रोलर या फिर साइकिल का पहिया ले सकते हैं, इसको खींच करके ले जाएगा। अगर सेंटर पे हम लोग उसके सेंटर पे फोर्स लगाएंगे और खींच लेंगे, खींचते रहेंगे तो हो सकता है उसको घसीट करके ले जाएगा। ठीक है, हालांकि साइकिल का पहिया वो घसीटते हुए जाएगा नहीं, गिर जाएगा, कोई मोटे चीज हो सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर पे लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये घिसेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके पेरीफेरी पे लगाएं, पेरीफेरी का मतलब इसके सरकमफ्रेंस वाले एरिया पे, तो पेरीफेरी पे अगर हम लोग यही फोर्स लगाएंगे, ये देखिए ये फोर्स जो है ना इट इज टेंजेंशियल फोर्स है,
ठीक है। तो ये फोर्स जो है ना, ये 10 न्यूटन क्या करेगा ना, इसको रोटेट करवाएगा, ठीक है ना, ये रोटेट करेगा, इसके बाद ये फोर्स लगाएंगे तो इसको रोटेट कर देगा, ठीक है। तो देखिए सेम फोर्स है लेकिन दोनों का इफेक्ट जो है ना सेम नहीं है, इसलिए यहाँ जो हमने जो है ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ, इक्वल वेक्टर्स में नॉट प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, ठीक है। दो इक्वल वेक्टर जरूरी नहीं है कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ये डिपेंड करता है जो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना वो कहाँ है, उस पर डिपेंड करता है। फिर बॉडी पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कहाँ पे फोर्स लगाया गया है, ठीक है। नहीं तो कभी भी हमेशा सेम इफेक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं करेगा दो इक्वल वेक्टर, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है इफेक्ट करे लेकिन हमेशा ऐसा नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फोर्स क्या है, ये भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फोर्स जो है ना इट इज एक्शन है, ठीक है, एनी एक्शन that tends to change the state of rest or state of rest or state of motion of a body upon which it is acting। ये देखिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ ये, ठीक है, और ये बात बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फोर्स को जो ना कैरेक्टराइज किया जाता है, 3-4 उसके पैरामीटर्स होते हैं। फोर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय पहली बात इसके मैग्नीट्यूड होते हैं, वो इसके डायरेक्शंस तो होते ही हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद इसके पॉइंट ऑफ एक्शन होते हैं या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और इसके बाद है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लिखते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। जैसे हम लोग अगर एक एग्जांपल लें, तो एक फोर्स यहाँ लग रहा है मान लेते हैं, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो इसमें देखें, इसमें जो है ना जैसे ये फोर्स है, लेटर से इट इज F1, ये F2 है और ये F3 है। तो इसमें देखें ये पॉइंट और यहाँ पे इस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये जितने भी मैंने अभी कलर किया है। और इसके जो है ना जिस लाइन के अलोंग लग रहा है ना, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसके लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों से फोर्स को कैरेक्टराइज किया जाता है। वन इज लाइन ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, ठीक है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स से भी हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम ये बोलता है कि हम
लोग जिस बॉडी से डील करेंगे ना, जिस बॉडी के साथ, वो बॉडी जो है ना, दैट शुड हैव कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है कि, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उसके बीच में जो ना थोड़े थोड़े खाली जगह होते हैं, जो उसको वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस वॉइड्स को भी जो है ना नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम, मीन्स कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, और ये पहली बात तो ये तो एजम्पशन है, ऐसा है नहीं, मॉलिक्यूलर लेवल पे तो इस तरह की बात है नहीं। इट इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, इसके बाद मतलब इसको हम लोग अगर लिखें विद नो वॉइड्स। ठीक है, इसमें लोग वॉइड्स कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इसी में अगर मान लें, अगर हमारे पास में रियलिटी में तो कुछ और होता है, देखते हैं रियलिटी में क्या है। आखिर रियलिटी में क्या है कि ये जो होंगे हमारे पास में, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर पार्टिकल्स जो भी होंगे, ये सब पार्टिकल्स हैं। देखिए इस सब के बीच में ना जो है ना कहीं वॉइड्स रह जाते हैं। ठीक है, ये सारे वॉइड्स आएंगे यहाँ पे वॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये वॉइड्स जो है ना, ये वॉइड्स, बहुत सारे वॉइड्स हैं। यहाँ पे देखिए, ये वॉइड्स है, ये है वॉइड, खाली जगह है। ठीक है, रियलिटी में तो यही है, हकीकत तो यही है, लेकिन हम लोग कंसिडर करेंगे कि देयर इज नो वॉइड। ठीक है, हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, देयर इज नो वॉइड, इसमें वो जो खाली जगह नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम लोग, अगर ये बात क्या है ना कि अगर कंटिन्यूम को नहीं फॉलो करेगा बॉडी, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस नहीं होगा, तो हम लोग जो है ना, जो डिपेंडेंट इक्वेशन लिखते हैं ना, अगर हम लोग इस तरफ अगर लिखें, x है, टेम्परेचर अगर लिखें ना हम लोग, जैसे 2x+3, तो ये हम लोग जो है ना x के फंक्शन में नहीं लिख सकते। क्यों? कि बीच में अगर खाली हो जाएगा तो उस पॉइंट पे तो वॉइड हो जाएगा, तो वहाँ पे उसके लिए ये वैलिड नहीं है टेम्परेचर का जो x का जो फंक्शन है। ठीक है, तो वहाँ पे मास ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा वहाँ। ठीक है, इस तरह से जैसे डेंसिटी लिखेंगे तो डेंसिटी नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी मास डिपेंडेंट रहेगा, उस सबको हम लोग ये इसमें जो है ना हम लोग ये नहीं कर सकते। ठीक है, डील नहीं कर सकते हैं फिर उसके साथ। फिर उसमें एक होता है नोट्सन नंबर। ठीक है, वो उसमें पढ़ते हैं हम लोग, फ्लूइड में पढ़ते हैं। यही नाम है शायद, मैं नाम बोल रहा हूँ, नोट्सन, शायद यही है, मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, एक है हमारे पास में कोप्लानर फोर्सेस, और दूसरा है नॉन कोप्लानर फोर्सेस। मैं सीधी लाइन इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ कि बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, ये नॉन कोप्लानर फोर्सेस को हम लोग स्पेशल फोर्सेस बोलते हैं, मतलब स्पेस में। ठीक है, जैसे देखिए
कोप्लानर फोर्स के भी इसके भी पार्ट हो सकते हैं, जैसे इसके हो सकते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट इसके हो सकते हैं नॉन कॉन्करेंट, ठीक है। तो मैंने इसको फर्स्ट कंसीडर कर लिया। नॉन कॉन्करेंट के भी हो सकते हैं कि एक ही प्लेन में ना हो, अलग अलग प्लेन में हो, ठीक है। पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी या फिर जनरल हो सकते हैं, मतलब पैरेलल नहीं होगा। सिमिलरली इसके भी होंगे कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट, ठीक है। तो इसके भी दो पार्ट हो सकते हैं। इसके तो एक या तो पैरेलल और जनरल, ठीक है। देखते हैं हम लोग एक तरह से कोप्लानर फोर्सेस क्या होता है। कोप्लानर फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं ना जिसके लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में लाई करे। दैट इज कोप्लानर फोर्स। कोप्लानर फोर्सेस बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे ये जो स्क्रीन है ना सामने में, ये प्लेन है, इसी में जितने भी फोर्स लाई करेंगे ना दैट इज कोप्लानर फोर्सेस। लाइन ऑफ एक्शन lies in same plane, ठीक है। जैसे यही एक हमारा बॉडी है, देखिए ये जो हमारा जो स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन, इसी स्क्रीन पे जो है ना सारे के फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन लाई कर रहे हैं। ये लेटर से इट इज F1 F2 F3, ठीक है। इसके बाद नॉन नॉन कोप्लानर फोर्सेस, नॉन कोप्लानर फोर्सेस क्या होते हैं कि ऐसे फोर्सेस होते हैं ना जिनके लाइन ऑफ एक्शन जो है ना अलग अलग प्लेन में लाई करे, देन इट इज नॉन कोप्लानर फोर्सेस। जैसे हम लोग घर में बैठे रहते हैं तो दो दीवारें होती हैं ना, वैसे चार दीवारें होती हैं, तो अलग अलग दीवारों पे रहिए ना फोर्सेज। एक फोर्स इस दीवार पे लेफ्ट साइड वाले, एक साइड राइट साइड वाली दीवार पे, ठीक है। देयर इट इज नॉन कोप्लानर फोर्सेस, ठीक है। मतलब अलग अलग दीवारों के ऊपर जो फोर्स रहेगा ना वो हम लोग बोल सकते हैं नॉन कोप्लानर फोर्सेस है, मतलब एक प्लेन में नहीं है फोर्सेस। लेकिन इसी में मतलब पहले एक ही दीवार पे हमने 4-5 फोर्स लगाया है, तो उस दीवार में जो है ना हम लोग देखेंगे कि वो सब जो है ना एक ही, लेकिन ठीक है। दीज आर नॉन कोप्लानर फोर्सेज और कोप्लानर फोर्सेज। लाइन ऑफ एक्शन lies in different plane, ठीक है। अलग अलग प्लेन में जब लाइन ऑफ एक्शन ये करेगा तो हम लोग बोलते हैं इसको ठीक है। देखते हैं हम कि ये तो फोटो है मेरे पास, मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ इसको, एक बार ये कर लेते हैं। देखें पहले हम कोप्लानर के सिस्टम के देखें, कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस। पहला
देखते हैं कनकरेंट। ठीक है, कनकरेंट का मतलब उसके जो लाइन ऑफ एक्शन है ना एक पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है, जैसे एक फोर्स ये है, फोर्स ये है, फोर्स ये है, ये हो सकता है, लेकिन इस सारे की जो लाइन ऑफ एक्शन है ना एक पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्करेंट फोर्स, लेकिन एक ही प्लेन में लगेगा। ठीक है, F1 F2 F3 F4। इसके बाद अगर हम देखें सेकेंड, ये तो कॉन्करेंट फोर्स के थे हमारे पास में। ठीक है, और अगर हम नॉन कॉन्करेंट में देखें, नॉन कॉन्करेंट, देखिए कॉन्करेंट है इसलिए पैरेलल नहीं हो सकते, क्योंकि पैरेलल फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें कि कॉन्करेंट में भी पैरेलल और नॉन पैरेलल वाला होगा। ठीक है, नॉन कॉन्करेंट में पैरेलल हो सकते हैं और जो पैरेलल नहीं भी हो सकते, जो एक पॉइंट पे कट भी नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन कॉन्करेंट में अगर पैरेलल फोर्स की बात करेंगे हम लोग, तो अगर बीम पे हम लोग जो यूज करते हैं, ये मान लीजिए कि बीम है। ठीक है, इसके ऊपर जो है बहुत सारे फोर्सेज एक्ट हो सकते हैं, ये लोड है हमारे पास। ठीक है, देखिए ये एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में है, जो हमने ये 2D प्लेन है, हमने देखा है स्क्रीन, इसी प्लेन में इसके सपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, लेकिन नॉन कॉन्करेंट का पैरेलल फोर्स सिस्टम है। अगर नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम का देखें तो थर्ड में अपन देख लेते हैं नॉन पैरेलल, या फिर जनरल की बात कर लें। जनरल में ऐसे ही हो सकते हैं हमारे पास में कि एक बीम है, देखें ये ऐसे फोर्स लग रहा है। ठीक है, कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये सारे फोर्स जो है ना पैरेलल नहीं है। ठीक है, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए बी, इस पॉइंट पे लग रहा है ये सी। तो ये सारे के सारे जो ये यहाँ पे दो रिएक्शन है आ रही है, और ये वी ए ले लेते हैं इसको, यहाँ पे आर बी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फोर्सेस है ना पैरेलल नहीं है। ठीक है, दीज आर जनरल फोर्सेस। इसके बाद देखें अगर हम लोग नॉन कॉन्करेंट के, सॉरी नॉन कोप्लानर के, कोप्लानर स्पेलिंग गलत भी हो सकता है ना, नॉन कोप्लानर फोर्सेस। ठीक है, इसके देखिए मैं फोटो तो अपलोड नहीं करूँगा अभी, जैसे मैं बस बता देता हूँ कि कॉन्करेंट फोर्सेस के एग्जांपल हो सकते हैं टेबल पे जो है ना, टेबल जो होता है तीन पैर वाले इस तरह से। ठीक है, टेबल जो होते हैं अब टेबल की तरह एक ही ये है। ठीक है, यहाँ पे पैर लगे हुए होते हैं ना। ठीक है, दिस इज नॉन कॉन्करेंट फोर्स, ये कॉन्करेंट फोर्स है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे लग रहा है ये फोर्स, पर सबके जो ये है ना ये अलग अलग है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले टाइम से फोटो अपलोड करूँगा। ये कॉन्करेंट फोर्स, या फिर दूसरे टाइम में जो दूसरे वाले वीडियो में जो है ना फोटो जो है ना अपलोड कर दूंगा मैं। ये कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट सिस्टम है यहाँ पे। और अगर हम लोग पैरेलल वाला देखें, अलग अलग इसमें पैरेलल हो, ठीक है, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि वो मैं फोटो अपलोड कर दूंगा ना, तब आप इसके बाद दो केसेस और हैं पैरेलल का और जनरल का, मुझे देखना, मैं देखूंगा फोटो अपलोड करना चाहूँगा मैं कभी, अगले वाले इसमें देखूंगा। ठीक है, इसके बाद जो है
हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल जो है ना, हम लोग पार्टिकल उसको बोलते हैं जिसके जो डायमेंशन होते हैं ना वो नेग्लिजिबल होगा ना, देन इट विल बिकम पार्टिकल, ठीक है। बॉडी विथ नेग्लिजिबल डायमेंशन, नेग्लिजिबल डायमेंशन, ठीक है, बॉडी विथ नेग्लिजिबल डायमेंशन दैट इज, एंड total mass is considered concentrated at center of particle, ठीक है। जैसे हम लोग प्लानिटरी सिस्टम का अगर हम लोग स्टडी करेंगे, प्लानिटरी सिस्टम का अगर यहाँ से स्टडी करेंगे तो प्लानिटरी सिस्टम में जैसे हम लोग अर्थ को, मून को, इस सब को जो है एक एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना एक दूसरे से बहुत दूर है सारी चीज़ें, तो हम लोग को जो है ना एज ए पॉइंट मास कंसीडर करके हम लोग उसको डील करते हैं प्लानिटरी सिस्टम को, ठीक है। जैसे सन और अर्थ के बीच का अगर हम लोग देखें डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग उसको जो है ना एज अ पार्टिकल लेकर के उसको डील करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल ये, ठीक है, मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ कि, इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल। ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है ना हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लगाएंगे, ठीक है, ये लाइन क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा है आजकल, क्या हो गया है इस लाइन को, देखिए ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जैसे ये हमारे पास में रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर हमने जो है ना कोई फोर्स लगाया है, लेट अस से इट इज, हमने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया, ठीक है, तो इस फोर्स को जो है ना हम लोग इसके लाइन ऑफ एक्शन के जो है ना अलोंग जो है ना हम लोग इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग इस फोर्स को यहाँ पे ला सकते हैं, इस फोर्स को यहाँ पे ला सकते हैं, बट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ही कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज ओनली ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल। बट ये जो है ना ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल जो है ना ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ऐसा ना कि इंटरनल फोर्स को हम लोग, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, बट ये सिर्फ रिजिड बॉडी में होगा, एक्सटर्नल फोर्स ऑन रिजिड बॉडी can be transmitted
along the line of action. Line of action, along the line of action, without changing its effect. Without changing its effect. ठीक है, on a rigid body. ठीक है, ठीक है। तो हमने अभी कहा था कि हमने नहीं कहा था, मतलब ये जो प्रिंसिपल है ना, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, इंटरनल फोर्स जो रहेगा उसको जो है ना हम इस तरह से डील नहीं कर सकते। जैसे कि इंटरनल फोर्सेस में हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस की बात कर रहे थे। जैसे ये कब रेसिस्ट होगा, जब भी डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करेंगे ना हम लोग, तो इंटरनल रेसिस्टेंस आता है हमारे पास। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप्ड इनसाइड बॉडी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि वेक्टर ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो तीन तरह के ऑपरेशन देखेंगे हम लोग। पहला तो एडिशन देखेंगे, दूसरा सब्ट्रैक्शन, एंड सी देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहले तो एक मतलब अगर हम लोग स्केलर के साथ देखें वेक्टर को, अगर जैसे हमारे पास में कोई एक वेक्टर है, ठीक है, एक ये सिंपल सा ऑपरेशन है। मान लेते हैं ये एक ए वेक्टर है। ठीक है, इसको मैंने अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लिया आप, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये 2a जो है ना, तो इसके मैग्नीट्यूड जो है ना बढ़ जाएंगे इसके, तो इसके 2 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये वेक्टर का जो लेंथ है, इस एरो का लेंथ इसके 2 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले वेक्टर की। अगर मैंने -2a से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस से कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेक्टर के डायरेक्शन जो है ना उल्टा हो जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल चेंज। ठीक है, दिस इज -a। ओके, बस यही फर्क है इसमें। ठीक है, अगर 3a से मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो इस लेंथ का 3 टाइम्स हो जाएगा वेक्टर का ये। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, अब बात करते हैं एडिशन। देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है ना एक ही साथ देखते हैं। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के लॉ पढ़ते हैं हम लोग। एक तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है,